स्वागत है, अभिनंदन है। आज के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये आयोजित किया जा रहा है। बिहार के बहुत ही बड़ी शख्सियत जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, पूर्व मंत्री, भारत सरकार के पुत्र और 4 बार के विधायक और सांसद जनाब सरफराज साहब आज जनसुराज परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप सरफराज साहब को प्रशांत किशोर जी, जनसुराज के सूत्रधार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय बाबू, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी, फरहाद अहमद साहब, एमएलसी खान साहब, मीडिया प्रभारी तजम्मुल खान साहब, हमारे राज्य कोर कमेटी के सदस्य हैं कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव है दानिश खान साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष है युवा के, डॉक्टर विजय साहब प्रभारी हैं और अमजद साहब राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं। सभी लोगों की उपस्थिति में आज सरफराज साहब जनसुराज परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह हमारे लिए, जनसुराज परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए आदरणीय उदय बाबू से मैं अनुरोध करूंगा कि उनके ज्वाइनिंग से पहले चंद शब्द आप रख दे मीडिया के सामने, फिर उनकी ज्वाइनिंग की जाएगी। नमस्कार मित्रों, सीमांचल बिहार का बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। बिहार तो खुद ही पिछड़ा है, लेकिन सीमांचल और भी पिछड़ा है। और सीमांचल में हम लोगों का ये मानना रहा है कि तस्लीमुद्दीन साहब के जाने के बाद वहां के मुसलमानों के लिए कोई अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाया। अगर नेता अच्छा मिला तो उन्हें पार्टी अच्छी नहीं मिली, और अगर पार्टी अच्छी थी तो उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो वहां मुसलमानों की नेतृत्व कर सके और उनके हक के लिए कुछ कर सके। हम सबों के लिए, जनसुराज के लिए, प्रशांत जी के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज तस्लीमुद्दीन साहब के बड़े लड़के जो 4 बार के विधायक हैं, सांसद भी रह चुके हैं, जनाब सरफराज जी, उन्होंने इच्छा जताई कि वो जनसुराज का हिस्सा बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि उनके आ जाने से हमें सीमांचल में मजबूती मिलेगी और सीमांचल में वहां के रहने वाले मुसलमानों के लिए यह खास तौर पर यह खुशखबरी है कि उनके लिए बोलने वाला व्यक्ति, उनके लिए लड़ने वाला व्यक्ति आज जनसुराज का हिस्सा बन रहा है। और मुझे कोई शक नहीं है कि इनके आने से जनसुराज की जो परफॉर्मेंस होगी आने वाले चुनाव में, जो हमारे बीच में है, जिस चुनाव के बीच में हम हैं, वो बहुत अच्छी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सरफराज जी भी कुछ अपनी बात रख दे, फिर मैं चाहूंगा कि प्रशांत जी भी आप लोगों से मुखातिब हो। सरफराज जी। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई उदय जी, मेरे बड़े भाई प्रशांत किशोर जी और प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी आफाक साहब, सम्मानित मंच, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के तमाम साथियों, बड़े लंबे अरसे से बड़े भाई उदय ने पूरे विस्तार से सीमांचल को, कई पत्रकार सीमांचल से भी हैं, तस्लीम साहब ने लंबे अरसे से सामाजिक न्याय संवाद किया, लेकिन आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लंबे अरसे से कई सरकारें आई और गई। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और पीके साहब ने बिहार को बदलने का ठाना और इतना 30 सालों तक हम लोग
धन पशु, समाजवादी गैर और कई वादे हुए। सीमांचल का मुसलमान की ही बात नहीं, गरीबी कम नहीं चाहिए। हर वो समान जातियों का पलायन कर रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ। आज स्कूलें हैं, शिक्षा की स्थिति अच्छी है। भ्रष्टाचार 30 सालों में सरकार रही है। भ्रष्टाचार का तो ये आलम है, पदाधिकारी नेता है, नेता सब पदाधिकारी है। आज जब मैं उदय भाई, पीके भाई भी पहुंचे मेरे, मैं बड़े लंबे अरसे घुटन महसूस करता। इस 30 सालों में एक ही दाल चटनी और धन पशुओं का राज हो गया। आज समाजवादी हो या जो जनप्रतिनिधि हो, क्या हालत है। मैं हृदय से तमाम जन स्वराज के बानी को मैं नमन करता हूं और सलाम करता हूं। मैं कहा कि यही एक स्कोप है 243 पर बिहार का बदलने का ठाना है। इसी में मैं समझा कि सीमांचल के हर वो जात, हर वो वर्ग, पिछड़े, दलित, अंगड़ा, पिछड़ा, सबका भला पीके के विजन और रीजन से हो सकता है, नहीं तो आज तक 30 सालों में कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष समस्त मीडिया के और प्रेस के साथियों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप सबने सुना, सरफराज साहब एक ऐसी हस्ती हैं जिनको सीमांचल से हमेशा से ही एक लगाव है, एक हेरिटेज है, एक उनकी संस्कृति, उनकी अपनी परिवार की संस्कृति का हिस्सा है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जन स्वराज में आकर हमें सीमांचल को और मजबूती प्रदान करने के लिए उन जैसा एक स्तंभ मिला है। मैं उनका अपनी पार्टी में सहर्ष स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ करने के लिए। धन्यवाद। प्रशांत जी, आप कुछ कहें। सभी साथियों का अभिनंदन। और सरफराज भाई आज औपचारिक तौर पर जन स्वराज का हिस्सा बन रहे हैं। पहले तो मन से भी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका राजनीति करने का एक अपना अंदाज है। कुछ बोलते हैं, कुछ अंदर रखते हैं। जो अंदर रखते हैं वो बोलते नहीं हैं, अंदर बाहर एक ही है, सब एक ही है। तो कई महीनों से हम लोग के साथ हैं और हमारे साथियों की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और सीमांचल में जो साथी हैं, सबकी ऐसी इच्छा रही है कि सरफराज भाई जन स्वराज के साथ जुड़े और इनके साथ, इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में जन स्वराज सीमांचल में, सिर्फ अररिया जोकीहाट में नहीं, सीमांचल में एक लंबी लकीर खींचे और जहां डर की राजनीति को हटाकर विकास की, बेहतरी की राजनीति की शुरुआत हो। तो इनकी जो लेगेसी है उसको ध्यान में रखते हुए, और इनका अपना भी कार्यकाल बहुत लंबा रहा है, मेरे साथ जदयू में भी थे ये, तो फाइनली फिर से वापस आ गए हैं हमारे ही साथ। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। और आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि आप, हम जन स्वराज के साथी और खासकर सीमांचल में जुड़े हुए वर्ग के लोग, सभी वर्गों के लोग, सरफराज भाई को जन स्वराज के एक प्रमुख नेता के तौर पर, हम लोग के सीमांचल में अगुवा के तौर पर लोग देखेंगे और इनके नेतृत्व में वहां पर जन स्वराज मजबूत होगा, वहां के समाज के सभी वर्गों का विश्वास हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसलिए इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। शुक्रिया।
बीच में अच्छा, अभी ज्वाइन करा देंगे ना। आप हम लोग माला डाल देंगे। ठीक है, 2 माला। चलिए सरफराज आलम जिंदाबाद, सरफराज आलम जिंदाबाद, अध्यक्ष जी स्वागत है। इधर आइए। हाँ भाग भाई। शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। अशफाक साहब जो है आज सर आपने सम्राट चौधरी पे बोला बैठिए भाई। जी ने आपको ये किया है कि आपके पास दिमाग नहीं है, ऐसे लालच नहीं लगाना चाहिए, क्या बोलेंगे सर? बैठ जाए मेरे भाई, आज भी सम्राट चौधरी जी का अपडेटेड एफिडेविट जनता के बीच आया है और पिछले एक इंटरव्यू में सम्राट चौधरी जी से पूछा गया कि सर आप 10वीं क्लास कब पास किए हैं, तो उन्होंने कहा मैं बताता नहीं हूँ, एफिडेविट में पढ़ लीजिए। तो आज उनका एफिडेविट आया है और मैं भी उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि वो 10वां कब पास किए, और आज भी वही दावा किया है कि उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी प्री फाउंडेशन कोर्स किया है। जबकि अगर आप कामराज यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे तो पीएफसी उन लोगों के लिए होती है जो तमिल भाषा बोलते हैं। तो सिर्फ तमिल स्पीकिंग लोग ही पीएफसी कोर्स कर सकते हैं, प्री फाउंडेशन कोर्स। तो पहली बात तो अभी तक उन्होंने मूल बात नहीं बताया कि 10th पास किए हैं कि नहीं किए। तो अपने आज के एफिडेविट पे भी उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की, उसको कोई क्लैरिफाई नहीं किया। और 10th और 12th वो नहीं किए हैं तो ये बताएं कि ये पीएफसी कोर्स जो सिर्फ तमिल भाषा के बोलने वाले लोगों के लिए है, तो क्या सम्राट चौधरी तमिल बोलते हैं क्या? और नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ये डिग्री कहीं से फर्जी खरीद कर लाए। और ये उन्हीं का एफिडेविट है, उन्हीं का सलाह है कि भाई हम बोलते नहीं है, हम एफिडेविट। और उस एफिडेविट में उन्होंने दूसरा जो आरोप उन पर लगा था कि 1995 में 7 लोगों की हत्या, पूरा नरसंहार हो गया, हत्या नहीं, 7 लोगों के नरसंहार के आरोपी के अभियुक्त के तौर पर जिस केस में वो महीनों तक जेल में रहे, उस केस का स्टेटस क्या है? उस केस में उनको बेल मिला है, वो केस क्लोज हुआ है, वो केस से वो बरी हुए हैं, या सिर्फ जो हमने आरोप लगाया था कि फर्जी डिग्री लगाकर पर अपने आप को नाबालिग बताकर उस केस से बाहर निकले हैं, इस पर भी उनके एफिडेविट में कुछ भी नहीं लिखा है। तो सम्राट चौधरी बोले या उनके पिताजी बोले, जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अब तो तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके एफिडेविट को लीगली भी चैलेंज किया जाएगा, तो संभल जाएं। जो अगर आज एक चीज उन्होंने क्लैरिफाई किया है, पहले के एफिडेविट में लिखते थे डिलीट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, आज लिखा है डिलीट ऑनररी, मानद। लेकिन जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है, सम्राट चौधरी ने ये नहीं बताया है कि उन्होंने 10th और 12th कब पास किया है कि नहीं किया है। दूसरी बात, 1995 के नरसंहार के वो आरोपी हैं, जेल में थे, उस केस का स्टेटस क्या है? उस केस से बरी हुए, उस केस से बेल पर हैं कि उस केस को बंद कर दिया गया है? उनको ये बात अपने एफिडेविट में बतानी चाहिए थी, जो उन्होंने बताई नहीं है। एफिडेविट में नहीं बताई तो कैमरे में बताइए, कैमरे पर आते हैं कहते हैं एफिडेविट में बताएंगे। तो उनके पिताजी के कहने से शब्द उल्टा नहीं हो सकता है। अलायंस में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, लेकिन सिंबल बांटे जा रहे हैं। और मुकेश सहनी ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी, बहुत ज्यादा। तो भाई क्या करें?
महागठबंधन वालों से पूछिए, हम उसका क्या जवाब देंगे। हम लोग तो सिंबल बांट रहे हैं, 243 पर बांट रहे हैं। नहीं, वो सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं ना कि सरकार में हम ही आएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, डिप्टी वो सीएम। तो ठीक है, कोई डिप्टी सीएम खुद ही से बन गया, किसी ने कहा मैं ही बनूंगा और उसको अभी एक सीट ही नहीं मिला, तो बिना सीट ही के डिप्टी सीएम बन रहे थे। और महागठबंधन के लोग बताएं कि भाई मुकेश सहनी जी आपके साथ हैं कि नहीं है कि नहीं है, पहले ये बताइए। सीट का बात तो बाद में होगा। अभी तक मुकेश सहनी जी की पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर किसी भी सीट पर सिंबल नहीं बांटा गया, जहां तक हम लोग की जानकारी है। और कई जगहों पर महागठबंधन में डबल सिंबल बांटे गए, जैसे बछवाड़ा है, वहां कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने सिंबल बांटा है। तो वहां उनको क्लियर करना चाहिए कि क्या फ्रेंडली फाइट होगा कई सीट पे, या गठबंधन टूट गया है खाली नाम के लिए, पब्लिक को बेवकूफ, जहां हो गया वहां बन गया, जहां नहीं बना वहां नहीं बना। मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्ता की लड़ाई है। हर आदमी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े, अपना आगे बढ़ा ले। यही लोग बता रहे थे, अपना यात्रा निकाले थे कि हम लोग का बहुत याराना है आपस में। अब याराना कितना है वो दिख रहा है, और महागठबंधन में ही नहीं दूसरे और भी देख रहे हैं। और ये ज्यादा बेचैनी इसलिए है कि कौन कितना सीट बेचेगा। पहली बार बिहार में दोनों गठबंधनों में खुलेआम सीट का ऑक्शन किया जा रहा है। अभी नाम आने दीजिए, तो 2 दिन में हम लोग भी प्रेस करके बताएंगे कि कितने बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया, जिसका उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, जहां से उसको टिकट मिला है, कहीं के आदमी को उठाकर कहीं पर टिकट दे रहे हैं। जो करोड़ों रुपया दे दे वही वहां का उम्मीदवार है। तो बिहार की जनता देख रही है। अगर मेरे भाई फिर गलती करोगे और ये जो 5 करोड़ 10 करोड़ में लोग टिकट खरीद कर आ रहे हैं, उनको गलती से भी वोट दे दिए, तो याद रखना आपके और आपके बच्चों से ये पैसा ये लोग वसूलेंगे। कोई गेहूं बेच के अपने घर से पैसा नहीं दे रहा है। जो टिकट खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपया दे रहा है, तो समझिए कि अगर विधायक गलती से बन गया तो कितना लूटेगा। तो अगर बिहार की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है, तो ये मौका है, एक नई व्यवस्था बन रही है। जन सुराज में देखिए कौन लड़ रहा है। बिहार के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर, बिहार के सबसे बड़े वकील, बिहार के सबसे बड़े समाज सेवी, बिहार के सबसे बड़े शिक्षाविद, वो लोग लड़ रहे हैं जन सुराज से। और बिहार के सबसे बड़े बालू माफिया, बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया, बिहार के सबसे बड़े ठेकेदार, बिहार के सबसे बड़े अपराधी, वो लड़ रहे हैं महागठबंधन से और इंडिया और एनडीए से। आप तय कर लीजिए कि किसको वोट देना है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। गलती करोगे मेरे भाई तो अगला 5 साल भोगोगे, रोओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं आप लोगों से पहले दिन से कह रहा हूं कि आप लोग इनको गठबंधन कहना बंद कीजिए। ये ठगबंधन है, ये ठगने के लिए बने हैं। और अब जैसे जैसे और नजदीक आ रहा, आप देख रहे हैं कि ये ठगी का काम चालू है, तो ये ठगबंधन है, ये गठबंधन न कहें। सीमांचल में भी कई ठगबंधन जा चुका है। सीमांचल में तो एक और है। हाँ, ये दो गठबंधन काफी नहीं था, तो एक और आए हैं, एक और आए हैं ठगी कर हैदराबाद से बैठ के। अरे भाई, एक गरीब बिहार को कितना लूटो। एनडीए वाला लूट, पहले महागठबंधन वाले लूटे, फिर एनडीए वाले लूट रहे हैं, अब हैदराबाद से भी आकर लूट रहे हो, लूटने का प्रयास कर रहे हो। कितने लोग लूटोगे? छोड़ दो मेरे भाई, हम लोग के और हमारे बच्चों को छोड़ दो, बिहार के बच्चों को छोड़ दो, इनको जीने दो, लूटो मत। और इस बार बिहार की जनता के पास वो अवसर है। आप स्टार प्रचारक जारी करेंगे सूची, कल जारी कर देंगे। प्रसाद जी ने जब से ये ऐलान किया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब से कहा जा रहा है कि आप तेजस्वी यादव से डर गए हैं, आपने सरेंडर कर दिया। क्या लगता है? ऐसा है कि तेजस्वी यादव, उनके पूरे परिवार, उनके माताजी, पिताजी 18 साल की सत्ता उनके सामने यहाँ दल बनाए हैं और उनको तीसरे नंबर पर ढकेल देंगे। उनको कुछ नहीं कर पाएंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव हम डरने वाले हैं, तेजस्वी यादव हमको डरा देंगे। चुनाव नहीं लड़ने का जो निर्णय है वो सिर्फ इस बात
पर लिया गया है कि समय की जो सीमा है उसमें एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है। अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा, में 40 जन सुराज के जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक की क्या चुनाव लड़ रहे हैं जो लोग, वहां जाकर प्रचार कर सकते हैं। हम कोई तेजस्वी यादव की तरह, हमारे पिताजी का दल तो है नहीं जो लूट के रुपया रखे हैं। तो भैया संसाधन भी हमें जुटाना है, दल भी तिनका तिनका एक करके जुटाया बनाया है, लोगों को भी इकट्ठा करना है, प्रचार भी करना है। तो एक आदमी 24 घंटे में कितना काम कर सकता है? जो मैक्सिमम कर सकता है वो कर रहे हैं। उसमें ऐसा हमारे साथियों को लगा कि अगर हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो 3-4 दिन और उससे डिस्ट्रैक्ट होगा। इसीलिए निर्णय लिया गया कि दल के हित में मैं चुनाव ना लड़ूं। और डरने और डराने की जो बात है, तो बिहार की जनता को 2 बात तो बिल्कुल सबको मालूम है। प्रशांत किशोर डरता किसी से नहीं है, और कोई बिहार में किसी के पास इतना पैसा ताकत है नहीं कि हमारा ईमान खरीद सके। ये 2 बात तो हर आदमी बिहार में मान रहा है, वोट हमको दे या न दे, कि प्रशांत किशोर किसी से नहीं डरता है, ना एनडीए से, ना इंडिया से, ना उनके नेताओं से, ना अपराधियों से। और जहां तक पैसे की बात है, ईमानदारी की बात है, एक ही ऐसा दल है जिसमें पूरे बिहार में कोई नहीं कह सकता है कि टिकट बिका हो, कि कोई पैसा दे के टिकट खरीद ले। जनसुराज में जो बात हम लोगों ने वादा किया था वो पूरा किया है। जोगी हाट से क्या सरफराज जी को लड़ा रहना? अब फिर वही बात, ये तो दल ही तो निर्णय लेगा भाई। ये यहाँ बैठे बैठे हम लोजपा और राजद नहीं ना है। बाहर खबर है कि सर्वे सर्वा आप ही हैं। तो अगर सर्वे सर्वा है तो हम ही लड़ जाते राहुल को। हमारा तो मन था, गए थे प्रचार करने, पार्टी ने कहा, लड़ने गए भी थे, वहां हल्ला भी हुआ और पार्टी ने कहा कि नहीं, आप लड़ना उचित नहीं है। यहाँ दल के दोनों हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, अगर हम जबरदस्ती करें तो लड़ सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, सबकी सहमति से ही काम चलता है। मगर सवाल ये है कि आपने बहुत बार बहुत बयान दिया कि हमारे यहाँ जो पहले से आएगा, मेहनत करेगा, काम करेगा, उसी को टिकट मिलेगा। एट अ टाइम कोई आएगा ऐसा और टिकट लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला। मेरे बयान में मुकामा में पीयूष मेरे बयान को पूरा ध्यान से सुनिए। हम लोग जो बोलते हैं बहुत संभल के बोलते हैं। हमने कहा कि 90% लोग, कि पूरा बयान निकाल के देख लीजिए, 90% लोग जनसुराज में वही लोग चुनाव लड़ेंगे जो जनसुराज से पहले से जुड़े हैं, इसमें आवेदन दिया है, काम किया है, जनसुराज की बात को घर घर पहुंचाने में हमारे साथ कंधा लगाया है। दूसरी बात मैंने कही कि जो लोग जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे उसमें चुनाव नहीं लड़े। जो सूची जारी हुई है जनसुराज की उसको आप देख लीजिए। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा कि कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए। अपवाद के लिए हम लोगों ने 5 से 10% रखा है। 2-4-5 आदमी ऐसा कोई हो जाए जो मिल जाए, अगर दल की सहमति बन जाए, वहां पर जुड़े हुए सभी साथियों का मत उसके पक्ष में हो जाए, तो 2-4-5 ऐसे अपवाद के तौर पर टिकट दिए जा सकते हैं। यही बयान दिया, उस पर कायम है। आप जाकर सूची में देख लीजिए, 90% से ज्यादा 95-96% कल तक जो टिकट बटा है आवेदन करता जो थे उन्हीं से बटा है। बाहर से आए हुए कितना विधायक का टिकट कटा है, लोग घूम रहा है, हम लोग समय भी नहीं दे रहे हैं मिलने का। जबकि आप लोग क्या कह रहे थे कि जनसुराज में टिकट वो पाएगा जो दूसरे दल में नहीं पाएगा। भाई जनसुराज का सूची जारी हो गया, जो दूसरे दल वाले हैं वो मारामारी कर रहे हैं। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे हैं सरफराज आलम, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी सीमांचल में, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की। आप सरफराज साहब को क्या भूमिका देने जा रहे हैं? ऐसा चर्चा में भी है कि सीमांचल में हमेशा टिकट की भी जिम्मेदारी तस्लीमुद्दीन साहब ही संभालते थे, तो क्या सरफराज साहब को उतनी बड़ी भूमिका आप देने जा रहे हैं? देखिए, भूमिका कोई देता नहीं है, आदमी को अपने प्रयास, अपने पराक्रम, अपने जद्दोजहद, अपनी काबिलियत से लेनी होती है। अब इनकी कितनी काबिलियत है ये तो समय के साथ ये खुद भी बताएंगे। लेकिन मैं इनके घर गया था कुछ महीनों पहले, और उस दिन मैंने ये कहा था कि सीमांचल में जो नेतृत्व है मुसलमानों का, वो सीमांचल के मुसलमानों का होना चाहिए। हैदराबाद से आकर किसी को सीमांचल में नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है। और उसमें मैं समझता हूँ कि सरफराज भाई जैसे लोगों की बड़ी भूमिका होनी चाहिए और होगी भी। अब जनसुराज में ये कितनी शिद्दत से
कितनी ईमानदारी से जद्दोजहद करेंगे, कितने दिन तक लगे रहेंगे, ये तो इन पर निर्भर करता है। लेकिन सरफराज साहब ही क्यों, कोई दूसरा भी साथी वहां सीमांचल में मेहनत करेगा, वो भी आगे होगा। इनके वालिद का जो आपने नाम लिया, इनके वालिद तो कोई उनके पिताजी ने थोड़ी ना दिया था, उन्होंने समाज में काम करके अपनी जगह बनाई थी, तो इनको भी वो करना पड़ेगा। जन सुराज में आपके पिताजी का क्या नाम है इसका बहुत महत्व नहीं है। हम सरफराज भाई को जदयू से जानते हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अपना इनका काम करने का, राजनीति करने का एक अंदाज है। लेकिन मुझे लगता है कि जन सुराज के प्लेटफॉर्म से जुड़कर ये बड़ा काम सीमांचल में कर सकते हैं। मैंने इनको बताया भी कि आप वो डॉक्टर हैं जिसके पास ऑपरेशन थिएटर नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो कहाँ ऑपरेशन कीजिएगा, सड़क पर। तो जन सुराज और वो ऑपरेशन थिएटर इनको मिल गया तो बड़े स्तर पर ये काम वहां कर पाए।